चैप्टर का नाम लिखिए एटम्स, है ना। चैप्टर का नाम लिखेंगे एटम्स, है ना। इसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। तो इसमें पहले हम लोग को 4 थ्योरी पढ़नी है कि एटम के बारे में किसने बताया, है ना। एक आपका जो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एटम की खोज की, है ना, उनका नाम था डेल्टन। तो जो पहली थ्योरी पढ़नी है आपको वो पढ़नी है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद जो एटम के बारे में जिसने स्टडी की उनका नाम है थॉमसन, है ना। थॉमसन ने उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में और एक्सप्लेन किया एटम के बारे में। थॉमसन के बाद आए एक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का थ्योरी नहीं है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से एटम के बारे में डिटेल में बताया कि क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद लास्ट में एक और मॉडल आया, बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने इस एटम के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा। यानी इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है आपको बोर मॉडल के ही बारे में पढ़ना है, पूरा चैप्टर बोर मॉडल के ही, है ना। तो पहले छोटे छोटे थ्योरी है वो हम लोग आज क्लियर करेंगे। पहले पढ़ेंगे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, फिर पढ़ेंगे थॉमसन की, फिर रदरफोर्ड की, है ना। फिर बोर की भी आज स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहले हेडिंग लिखेंगे वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेडिंग लिखेंगे वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरियस मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो हमको 4 मॉडल पढ़ने हैं। कितने मॉडल? 4 मॉडल। सबसे पहला जो मॉडल है उसका नाम है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स की हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले एटम की जिन्होंने खोज की वो डेल्टन ही थी, है ना। इन्होंने क्या बताया एटम के बारे में, थ्योरी है पहले, है ना। कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप पहले केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए। ये सब मॉडल पढ़ेंगे नहीं केमिस्ट्री ना, 11th में है ना, 10th में भी है, 11th में 10th में 11th में 9th में भी थोड़ा बहुत था। फिर उसके बाद 11th में डिटेल में केमिस्ट्री में होगा, है ना। तो वही चीज है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साइंटिस्ट डेल्टन ने क्या बताया कि दुनिया में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर इज नोन एज एटम। उन्होंने बोला एटम इनडिविजिबल है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल। वैसे तो बाद में पता चला कि उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब उससे भी छोटे हो, तो बाद में पता चला। लेकिन जब डेल्टन ने बताया था कि जो क्या होगा सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम। और एटम को ना ही बनाया जा सकता है ना ही इसको बिगाड़ा जा सकता है, यानी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और ये नेचर में प्रेजेंट है पहले से, इसको बनाया नहीं जा सकता एटम को, है ना। और इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं नेचर में, जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटम अलग अलग होते हैं, सबका शेप, साइज वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है ना। अगर सेम एटम है तो सॉरी सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सब सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम होगी। लेकिन अलग एलिमेंट होंगे तो उनके क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, तो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया, तो दोनों में जितने भी एटम होंगे सब क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन का ले लिया, एक हीलियम का ले लिया, तो हाइड्रोजन के एटम और हीलियम के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। समझ में आने बात, ये बात इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, उन्होंने बताया एटम जो होता है वो स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात इनकी बिल्कुल सही थी। उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो अनस्टेबल, वो खराब हो जाएगा, वो स्टेबल हो। और क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इस पे चार्ज नहीं होगा, यानी चार्ज 0 होगा। ये सारी बातें उन्होंने सबसे पहले बताई। ये है क्या, थ्योरी है, इन्होंने मतलब कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, ये थ्योरी इन्होंने बात बताई, इन्होंने अपनी खोज करके अपना कुछ स्टडी करके इन्होंने ये थ्योरी बताई। समझ में आई बात। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताया, इन्होंने बताया एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है,
इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। और सेम एलिमेंट के एटम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टेबल होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये 3-4 बातें होने वाली है। क्लियर इतना? तो लिखेंगे इस पे पॉइंट 1। दूसरी जो थ्योरी है, जो दूसरा मॉडल है, उसमें साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन। तो लिखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इनका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना। तो दूसरी थ्योरी हमको पढ़नी है वो थॉमसन की एटॉमिक मॉडल पढ़नी है ना। अब देखेंगे हमने क्या उसके बारे में आगे स्टडी की। सबसे पहले तो डाल्टन ने, अब जब एटम की खोज हो गई, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, एटम की। एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने की थी। अब थॉमसन ने उसके आगे प्रोसीड किया उस स्टडी को। थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है उसकी साइज जो अप्रॉक्स जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। एटम की साइज यानी कितना एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होगा, 10⁻10 मीटर। यानी मतलब जो एटम की साइज होती है एक एटम की वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है। उतनी ही होती नहीं, उसके ऑर्डर में होती, मतलब उसी के आसपास होगी रेंज में, है ना। तो एटम की साइज उन्होंने बताया और बताया कि जो डाल्टन ने बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन्होंने बताया था वो बात बिल्कुल सही है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बताया था कि क्यों है। उस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। आगे बात सुनिए। और निगेटिव चार्ज का नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया। आगे बात सुनिए। इन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, और जो निगेटिव चार्ज है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब वो प्रेजेंट कैसे होते हैं, ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी जो बॉडी होगी, जो एटम है, मान लीजिए पूरा एटम है, एटम के अंदर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह, यहां 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 हर जगह पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज इसके अंदर इम्बेडेड है। इम्बेडेड मतलब इसके अंदर धंसा हुआ है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात। ये जो है ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, ये इलेक्ट्रॉन। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है हर जगह, इसको क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने बताया इस एटम के अंदर जितने निगेटिव चार्ज होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया। समझ में आ रही बात। अब ये कैसा आपको फील होगा, ये है जैसे एग्जांपल दिया जाता है वाटरमेलन का। तरबूज देखा है, तरबूज में जो पूरा रेड वाला पार्ट होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज, और जो उसकी बीज उसके अंदर फंसी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये एग्जांपल है समझने के लिए कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था। लेकिन क्या एक्चुअल में एटम ऐसा होता है, यानी ये बात गलत थी, आगे खोज हुई तो गलत, लेकिन इन्होंने कुछ तो बताया आगे। इन्होंने तो डाल्टन ने तो इसके बारे में भी नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इन्होंने कुछ बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, साइज बताई कि 10⁻10 मीटर होता है, कुछ चीजें एक्सप्लेन किया, है ना। फिर इसको आगे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। समझ में आ गई बात। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल समझ में आया। थॉमसन ने बताया कि भैया एटम की साइज 10⁻10 मीटर के अप्रॉक्सिमेटली रेंज में होती है, और ये सही बात है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, और निगेटिव चार्ज उसमें इम्बेडेड रहता है, उसमें धंसा होता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आने बात। उसके बाद इसके दो लिमिटेशन, लिमिटेशन ये कि इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। इन्होंने भी एटम जैसे स्टेबिलिटी है तो क्यों, स्टेबल तो है लेकिन क्यों है, इन्होंने भी वही बताया, एटम स्टेबल है लेकिन क्यों है नहीं। इन्होंने भी एटम स्टेबल है लेकिन क्यों है ये नहीं बताया। आ रही बात समझ में।
एटम स्टेबल है, उन्होंने ये और इन्होंने ये चीज नहीं बताई। रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था वो भी इन्होंने नहीं बताया। ये भी मतलब कि अल्फा रे जो है, जो अल्फा रे आती है वो क्यों स्कैटर होती है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, है ना। लिमिटेशन जो इनका होगा, लिमिटेशन में जो आप लिखेंगे वो यही बताएंगे कि अल्फा रे अगर एटम से जा रही है तो क्यों स्कैटर हो रही है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पहला लिमिटेशन ये लिखे, है ना, स्टेबिलिटी नहीं लिखेंगे। पहले में ये आप लिखेंगे कि अगर अल्फा रे से जा रही है एटम से तो वो स्कैटर क्यों हो रही है ना, उसके बारे में नहीं बताया। और एक चीज वही स्टेबिलिटी मतलब वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में देखता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो अब आगे पढ़ेंगे, बोर मॉडल, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। तो इनका दो लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन है अल्फा रे स्कैटरिंग की, अल्फा रे जो एटम से जा रही है वो क्यों स्कैटर हो रही है उसके बारे में उन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, स्पेक्ट्रम मतलब एटम से कभी कभी लाइट रेडिएशन निकलती है ना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर में उसके बारे में बताया। ये दोनों चीजों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो पहला लिमिटेशन इनका है अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा रे क्यों स्कैटर हो रहा है उसके बारे में किसने बता दिया, रदरफोर्ड ने। और इनका जो दूसरा लिमिटेशन है उसके बारे में किसने बता दिया, बोर ने। समझ में आई बात। इनका जो दो लिमिटेशन है, आगे जो दो साइंटिस्ट आएंगे वो दोनों इन दोनों लिमिटेशन के दोनों लिमिटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के यानी यहां से जो रेडिएशन निकल रहा है, स्पेक्ट्रम निकल रहा, क्यों निकल रहा है उसके बारे में बोर ने। समझ में आया पूरा लिमिटेशन, समझ में आया, मॉडल समझ में आया, लिखेंगे अब इसमें। नेक्स्ट तीसरा मॉडल लिखेंगे, है ना, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा मॉडल सब लोग लिखेंगे रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डायग्राम बनाएंगे सब लोग।
बनाएंगे। देखिए ये सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये यहां पर एक सोर्स रखा हुआ अल्फा पार्टिकल का, है ना। लेड के बॉक्स में एक सोर्स रखा हुआ, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकला गया वो लेड से ही निकाला गया होगा। लेड का कोई पार्टिकल लिया, लेड का कोई एलिमेंट आइटम लिया हुआ होगा, वहां से अल्फा पार्टिकल निकाला गया, यानी डब्ल्यू आयोनाइज्ड हीलियम एटम। रिएक्शन वगैरह करा तो अभी आप न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, यहां से जब अल्फा पार्टिकल निकला तो आगे उसको एक कॉलीमेटर यूज किया गया। ये कॉलीमेटर का काम क्या होता है, ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। व्हाई यूज कॉलीमेटर इन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो हर तरफ जा रहे हैं, तो उसको एक बीम बनाने के लिए, एक पतली सी बीम, एक फाइन स्ट्रक्चर एक ही लाइन में जाए, उसके लिए कॉलीमेटर यूज करें। जो इधर उधर जा रहे हैं वो लेड स्क्रीन, लेड की जो स्क्रीन लगी है, कॉलीमेटर जो लगा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेना होगा। बस एक पतली सी एक बीम जो है, एक फाइन बीम जो है वो आगे की तरफ जा रही है। समझ में आए कॉलीमेटर क्यों यूज किया गया, ताकि जो इधर उधर जा रहे थे, जो भटक रहे थे, उनको एब्जॉर्ब कर ले, है ना। अब ये जो बीम है वो आगे की तरफ गई। आगे यहां पर एक गोल्ड की फॉइल रखी है। गोल्ड की फॉइल बहुत ही पतली फॉइल, है ना। बहुत ही पतली फॉइल इसलिए रखी गई ताकि इसके पास बस एक ही एटम यहां पर हो। ये नहीं अगर और मोटी रखी तो एक इसके बाद एक और एटम की लेयर आ जाएगी, यानी एक ही एटम की लेयर हो, इसलिए बहुत ही पतली, जितनी पतली बना सकते हैं उतनी पतली लेयर यहाँ पर गोल्ड की रखी है ना। सिल्वर की फॉइल देखे है ना, हाँ, अब उसी को गोल्ड की बनाया, गोल्ड को एकदम पतली सी उसको बनाकर आप पीट के बनाया जाए। 10th में ये है, 10th में गोल्ड के बारे में मेटल वाले चैप्टर में है भी, गोल्ड फॉइल, गोल्ड की लेयर बना। तो यहां से देखिएगा, अब ये गोल्ड की एक पतली सी लेयर है, एक गोल्ड की फॉइल। तो जब देखा गया, जब रदरफोर्ड ने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल जब यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल जो है कुछ मतलब ज्यादातर 90%, 99% अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ बहुत थोड़े से पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, है ना। यानी ज्यादातर पार्टिकल कहां गए, सीधे गए, और बहुत ही कम यानी 1 in 8000 यानी 0.01% के आसपास बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक। समझ में आई बात, यानी ज्यादातर पार्टिकल क्या हो गए, सीधे सीधे निकल गए, बहुत थोड़े से का क्या स्कैटर हुए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। और इन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, यहां पर एक स्क्रीन लगा, एक मतलब यहां पर सर्कुलर में आ गया, वहां पर एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा। ये ऐसे कुछ इस तरीके का सर्कुलर गार्डन आपने देखा हुआ है, सर्कुलर गार्डन में आप बीच में खड़े हुए, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर बाउंड्री की है ना, वैसे ही ऐसे ये बना हुआ चारों तरफ, और उसी पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी है। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ये जो बाउंड्री है वो बहुत अच्छे से बनाई है, 3D डायग्राम, है ना। तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसको हम मूव करा सकते हैं, ये मूव कराएंगे तो ये, और यहाँ माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन का काम क्या होता है, ये जो है जहां पर ये लाइट जा रही है वहां पर यहां पर इंटेंसिटी आपको दिखेगी, यानी फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा, है ना। जैसे लाइट की चमक दिखेगी जहां पर ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का क्या दिखेगा, लाइट दिखेगी। समझ में आया बात, इंटेंसिटी आपको दिख जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा, वो जब इंटेंसिटी जहां पर आपको दिखेगी और लाइट जहां पर दिखेगी वहां से आपको दिखेगा कि यहां पर अल्फा पार्टिकल है। तो उन्होंने यहां से पूरे स्क्रीन में चारों तरफ घुमाया, इधर भी घुमाया, ऐसा नहीं इधर नहीं था, ये पूरा जो चारों तरफ था सर्कुलर, ऐसे भी, बस एक बीच में थोड़ा सा छुटा हुआ। तो उन्होंने चारों तरफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन को घुमाया, तो देखा मेरे भाई कि मैक्सिमम यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कहां जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, वो कहां गए, बहुत ही कम छोटे पार्टिकल, मतलब 1, 2, 3 अल्फा पार्टिकल कहां गए, रिफ्लेक्ट बैक। ये उनका क्या था, ऑब्जर्वेशन, ये उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट। इतनी बात समझ में आई, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, है ना। उन्होंने ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों ली, वो ऑब्जर्व करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल देख कहां पर कितने आ रहे, और माइक्रोस्कोप से देख, वही मैंने लिखा है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्क्रीन, बहुत ही कम जो है क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम, बहुत कम यानी 1-2 पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एकदम रिफ्लेक्टेड बैक होने वाले। समझ में आ गई बात। अब इससे उन्होंने अंदाजा क्या लगाया, उससे उन्होंने ये पता किया
कि अगर ये पूरे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले जा रहे हैं, इसका मतलब जो एटम वो खाली है, बिल्कुल वैकेंट है। अगर उसमें अगर जैसे इस बताया थॉमसन ने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरा है, अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज डबली आ जाए, हीलियम एटम पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस गोल्ड फॉइल के अंदर पूरा हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो इसको रिपेल नहीं करता, रिपेल कर देता ना, अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह रहता है ना, आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से। लेकिन ये इसको रिपेल नहीं कर रहा है, बहुत ही कम, जो लेयर बिल्कुल सेंटर से जा रहे थे, एकदम बिल्कुल बीच से जा रहे थे, बस उसी को रिपेल कर रहा है। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे से जो लेयर जा रहे हैं उनको क्या कर दे रहा है, स्ट्रेट, मतलब आगे की तरफ चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में प्रेजेंट नहीं है, वो कहां पर है, एटम के सेंटर पार्ट में है, और उसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लियस। जैसे रदर पहला कौन था, डेल्टन ने एटम की खोजी, उन्होंने एटम के बारे में बताया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तो इन्होंने किसके बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में। एक नंबर में ये आता है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ही की अपने इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। थॉमसन ने जो बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में, पूरे एटम में प्रेजेंट है, अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज रहता तो अल्फा पार्टिकल पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, रिपल्सिव फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता। लेकिन ये हो ही नहीं रहा, पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो अल्फा पार्टिकल सॉरी एटम है वो क्या है, वैकेंट है, वो खाली, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कहां पर है, सेंटर पे, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे बात समझ में। अब इन्होंने बताया भैया इलेक्ट्रॉन का क्या खेल है। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें इम्बेडेड नहीं, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है, उन्होंने बोला सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों इसको अट्रैक्ट नहीं करता, अगर है इलेक्ट्रॉन तो वो तो अट्रैक्ट करना चाहिए, क्यों उसको सीधे चल, उसको जाने नहीं, उसको पकड़ अट्रैक्ट कर। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस यानी जो हीलियम एटम का मास है उसके कंपैरिजन बहुत कम है, बहुत कमजोर है, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास हीलियम यहां से क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन बहुत कम मास होता है, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो दो बातें बताई, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि जो न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, जिसका नाम न्यूक्लियस देते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या होता है, रिवॉल्व करता है किसी एक ऑर्बिट। समझ में आएगी बात? रदरफोर्ड का पूरा मॉडल समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। पहले उसकी हम लोग वर्किंग मैंने पूरा बताया आपको, फिर उसका ऑब्जर्वेशन बताया, कंक्लूजन बताया, है ना, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद भी इनका दो लिमिटेशन रह गया। लिमिटेशन तो एक ये कि स्पेक्ट्रम के बारे में तो इन्होंने भी नहीं बताया कि इससे क्यों रेडिएशन निकल रही, क्यों स्पेक्ट्रम निकल रहा, तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? आरी बात समझे? या ये पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि एटम क्यों स्टेबल है। इन्होंने मेरे भाई बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी लगेगी रिवॉल्व करने में। इन्होंने बताया कि वो एनर्जी कहां से मिल रही, वो इसके बारे में इन्होंने बताया ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ तो कभी ना कभी तो थकेगा, और थकेगा तो गिरेगा, ये सब पढ़ा है ना, वही सब बातें हैं। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, लॉस हो रही तो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसके बारे में इन्होंने रदरफोर्ड ने नहीं बताया, उसके बारे में भी कौन बताएंगे, बोल। यानी कि इनका जो दो लिमिटेशन है, दोनों के बारे में कौन बताएगा? दोनों लिमिटेशन का समझ आया। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया और स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। क्लियर? समझ में आ गई बात? नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, कूलॉम
फोर्स ऑफ रिपल्सन, कूलॉम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड के न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में रिपल्सन हो रहा है, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहा थोड़ा बहुत, है ना। ये मान लीजिए मेरे भाई, ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है, गोल्ड का न्यूक्लियस है ना। अब यहां से मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहा है यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या डिफ्लेक्ट होगा अल्फा पार्टिकल, यहां से ऐसे हो जाएगा डिफ्लेक्ट, बोलो मेरे। तो ये कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस में जाएगा, ये मान लीजिए मैं मान रहा हूं आर, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए आर, ये आर नॉट मान लीजिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसी को साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या मैं मान ले रहा हूं आर डिस्टेंस पर है। मान लीजिए जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां से आ रहा था, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल या अल्फा बीम वो आर डिस्टेंस तक पहुंचा, ये गोल्ड का न्यूक्लियस, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। तो दोनों के बीच में जब आर डिस्टेंस पर है तो दोनों के बीच में, है ना, या जहां से रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। या मैं कहीं आर पे मान ले रहा हूं, कहीं पे मान लीजिए यहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंचा, तो गोल्ड के न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है डब्ल्यू, और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है, पहला चार्ज, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, कोई बता सकता है, 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E ना, यानी प्रोटॉन का चार्ज E के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, बस प्लस में होता है। और गोल्ड पे चार्ज, गोल्ड पे कितना चार्ज होगा, गोल्ड पे बता सकता है कोई कितना चार्ज होगा, नहीं क्यों, 0 होगा, E तो एक प्रोटॉन का चार्ज है, गोल्ड का न्यूक्लियस भैया, तो गोल्ड के पास कितना चार्ज होगा, जितना उसके पास प्रोटॉन होगा ना, तो प्रोटॉन कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। ये सब पढ़ा कि नहीं केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूं, अभी पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में सब बताऊंगा ये सब चीजें। गोल्ड के पास जो एटॉमिक नंबर होता है 79, और एटॉमिक नंबर ही को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं मान लीजिए आपको नहीं याद है, मान लीजिए Z इसका एटॉमिक नंबर है, अगर उसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, Z हुए, तो एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल कितना चार्ज होगा, Z इंटू E होगा, यानी Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z इंटू E होगा, Z इंटू E, और Q2 की वैल्यू कितनी होगी, इस पे 2 चार्ज होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ देम अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर R में मैं कहीं ले रहा हूं R², ये R0 का ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी कितना नजदीक तक पहुंचेगा, या उसी को साइज ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं, वो भी अभी बताओ। अरे बोलो भाई, ये फॉर्मूले से ये इसमें कुछ नया फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या, कुछ नहीं बताइए, इलेक्ट्रोस्टेट का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ 1/4πε0 Q1 Q2/R², यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना। Q1 क्या है, गोल्ड का चार्ज, और ये कितना, यहाँ पर Z क्या है, Z क्या जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, गोल्ड की न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, है ना। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई। अगर ये फोर्स निकालने के लिए क्या करते, निकाल लेंगे, बना ले, नोट करते, डायग्राम बना के। दूसरा पॉइंट लेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वो नजदीक कितने दूर तक पहुंच सकता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी वो नजदीक कहां तक पहुंचेगा, जहां तक न्यूक्लियस होगा वहीं तक पहुंचेगा, न्यूक्लियस के पास से वो वापस घूम के पीछे आ जाएगा। अरे बोलो भाई, जहां तक न्यूक्लियस होगा वहीं तक वो पहुंचेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या उसी को हम लोग बोलेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वो कैसे निकालना देखिएगा मेरे भाई,
यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा, कैसे आ रहा, यहां पर कौन उसको भेजा, उसको रेडिएट कोई सोर्स होगा, लेकिन उसको कुछ एनर्जी दिया हुआ तभी तो आ रहा होगा। और कौन सी एनर्जी दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी, मूव कराना है ना, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिया गया होगा। यहां पर अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दिया गया होगा। आगे न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल जब आगे जा रहा होगा तो स्पीड उसकी बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, क्यों कम हो रही होगी, क्योंकि रिपेल हो रहा है आगे न्यूक्लियस, तो काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम दिया गया होगा। अब जैसे जैसे आगे स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन एनर्जी कंजर्व होती, तो काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहां, नहीं, ये नजदीक आ रहा है ना इसके, तो आर कम हो रहा है ना, तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, दो चार्ज के बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी आपने नहीं पढ़ा था, Q1 Q2 अपॉन आर, और आर कम हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो रही है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, समझ में आ रही बात। तो जहां पर ये बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच पहुंचेगा, जहां से ये घूम के वापस आएगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 होगी, वहां पर जाएगा, रुकेगा ना, मिनिमम 0 हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूरी 0 हो गई, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, है ना, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट क्लोजेस्ट अप्रोच, एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप के ही लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख लेता हूं, या हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Z into E, Q2 2 into E अपॉन क्लोजेस्ट डिस्टेंस R0। इसमें स्क्वायरिंग नहीं होता, फोर्स रहेगा तब स्क्वायरिंग। तो R0 आपसे पूछा है, ये क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z into E 2 into E अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या ये याद करना है, क्या करना है, समझना है कि काइनेटिक एनर्जी इसको इक्वल करके वहां से आप R0 की वैल्यू। अरे बोलो भाई, बात समझ आई। मूविंग टुवर्ड्स गोल्डन न्यूक्लियस इज 2.1 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दिया, जो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसकी स्पीड दिया है ना। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस, भाई वेलोसिटी दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहां से वेलोसिटी मतलब कौन सी एनर्जी दी गई इसको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो m कितना है बताएगा, m कितना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, 4 into मास ऑफ द प्रोटॉन। तो 4 into मास ऑफ द प्रोटॉन कितना था, 1.6 into 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी दिया हुआ 2.1 into 10⁻7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैं बता दे रहा हूं सॉल्व करके, 1.48 into 10⁻⁻12, यह आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.48 into 10⁻⁻12 जूल। अरे बोलो भाई 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, और ये 1.6 जो है 3.2 हो जाएगा, 3.2 का 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आपका आ जाएगा कितना 1.48 इंटू 10⁻²। ये 7 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। याद है, समझ में आ गया। अब क्लोजेस्ट अप्रोच आपको पता है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E अपॉन काइनेटिक एनर्जी। यही तो है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। और कौन सा न्यूक्लियस है, किसका है, गोल्ड का। गोल्ड का Z कितना होता है, 79 होता है। 79 इंटू 2 E इंटू E 2 बार है, तो 2 बार लिख लीजिए या तो स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो 1.6 चार्ज है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻19, फिर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो यहां पर रख लेंगे 1.48 इंटू 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो आ गया 2.5 इंटू 10⁻14। यह आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर, है ना। यानी ये न्यूक्लियस की क्या आ गई, मतलब ये न्यूक्लियस की साइज है, जो जहां तक वो पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, जहां तक न्यूक्लियस होगा वहीं तक तो पहुंचेगा। ये न्यूक्लियस की साइज आगे बात समझ में, इसको न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर क्या है, फर्मी मीटर के अप्रॉक्स 10⁻15 के अप्रॉक्स है ना। और एटम का साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10। और न्यूक्लियस उससे और भी बहुत छोटा होता है 10⁻15 के अप्रॉक्स। इसको मैं बोलूं 0.25 इंटू 10⁻। बोलो भाई, बात समझ में फील हो रहा है। न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही छोटा है ना, और जो एटम होगा 10⁻। क्लियर है आता है, ठीक, नोट कर लीजिए। चौथा और लास्ट मॉडल जो हमको पढ़ना है, हेडिंग लिखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये चौथा और लास्ट मॉडल है, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे, है ना। एक दिन तो आज इंट्रोडक्शन वाला था, 3 दिन हम लोग इसी के बारे में, ठीक। तो देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, इसका आज इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे। इन्होंने 4 बातें की, है ना। 4, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने 4 अपना पोस्टुलेट दिया। पोस्टुलेट मतलब थ्योरी ही थी, है ना। उन्हीं चारों बातों को यूज करके हम लोग आगे एटम का रेडियस निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालेंगे। सारा कॉन्सेप्ट, सारा खेल इस चैप्टर का इसी पे, इसी से क्वेश्चन आता है। बहुत 1-2 क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल से आता है। आगे बात समझ। तो इन्होंने 4 बातें बोली, 4 पोस्टुलेट बोला। पहला पोस्टुलेट इन्होंने ये बोला, इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब क्या बताया, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कैसे करना है, उनको कौन मूव करा रहा है, ये उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया भैया इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उनको न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स रिवॉल्व करा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में अगर कोई चीज मूव करती है तो उसको क्या चाहिए होता, कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहां कौन करेगा, वो बोर्ड ने बताया। कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आई बात। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, यानी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है बीच में और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में,
है ना, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस मान लीजिए r है और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है किसी ऐसे ऑर्बिट में, मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है मेरे भाई, तो उन्होंने ये बताया कि जो उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस से लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कूलम्ब। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना, मान लीजिए मैं m ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv² बाई r। v क्या है, जितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, r क्या है, जितनी रेडियस में मूव कर रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा z इंटू e, है ना। z e मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा z, और e से मल्टीप्लाई कर देंगे, z इंटू e हो जाएगा, z इंटू e इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है e अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अरे बोलो मेरे भाई, z क्या है, एटॉमिक नंबर है उस न्यूक्लियस का, कितना एटॉमिक। लेकिन बोर ने किसके बारे में बताया था, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो z की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, है ना। वो तो हम क्वेश्चन अगर आ गया तब उसके लिए मैं प्रिकॉशन लेके चल रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी और एटम के बात के लिए बोल दिया तब आप यहां पर z लगा। लेकिन जो बोर ने बताया था उन्होंने z की वैल्यू कितनी ली थी, 1। आ रही बात समझ में, तो z की वैल्यू 1। z क्या है, z क्या है, एटॉमिक, और इन्होंने किसके लिए बताया था, और हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू समझ में आएगा कि कौन से समझ आया, पहला पोस्टर समझ आया। ऐसे ही याद करना, अभी इतने खतरनाक फॉर्मूले आएंगे कि आप लोग याद ही नहीं कर पाएंगे। याद क्या करना, ये फॉस्फेट यहां से आपको निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन आएगा तो डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, याद नहीं करेगा तो ये याद रहेगा। समझ में आई बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है, उसी को क्या कर देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। समझ में आई बात, लिखेंगे पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट लिखेंगे पोस्टुलेट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास मास तो है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी है, तो उसके पास मोमेंटम होगा। कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि रोटेट कर रहा है ना, तो स्ट्रेट नहीं जा रहा। अगर स्ट्रेट जाता तो मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, यहां पर वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, r से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू v लीनियर मोमेंटम होता है, r से मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जो mvr एंगुलर मोमेंटम होगा, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h अपॉन 2 पाई। h क्या है, प्लेन कांस्टेंट, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, m क्या है, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ा है ना, प्लैंक्स क्वांटम नंबर, कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो m की वैल्यू 1, तब mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो mvr इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई। तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसकी ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। पहली ऑर्बिट में मूव करेगा तो 1h अपॉन 2 पाई, दूसरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो 2h अपॉन 2 पाई, तीसरी में 3, चौथी में 4, ऐसे करके। बोलो भाई, बात समझ में आएगी वाली बात, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तीसरा लिखेंगे, तीसरा वाला पोस्टुलेट। तीसरे बारे में इन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उन्होंने पिछले में क्या लिमिटेशन था कि वो एनर्जी लॉस करेगा और गिर जाएगा, लेकिन इन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं।
इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी। जो टोटल एनर्जी होगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वो कांस्टेंट होगी। अगर कोई दूसरी ऑर्बिट होगी, हमारी पहली ऑर्बिट अगर दूसरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, उसमें भी हर जगह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी। तो ये लाइट निकलती कैसे? ये अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, तो एनर्जी निकल कहां से रही है? एटम के अंदर। एटम के अंदर से देखा गया स्पेक्ट्रम निकल रहा, रेडिएशन निकल रहा, वो एनर्जी निकल कहां से? तो बोर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो एनर्जी निकल रही है वो कब निकल रही है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तब। जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहां से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इन्होंने बोला किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। यानी एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एटम की एनर्जी कम नहीं होगी, एटम स्टेबल होगा। एनर्जी कम कब होगी? एनर्जी मतलब निकलेगी कब? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। और अगर आपको ऊपर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बाहर से आपको देनी पड़ेगी, तब वो ऊपर जाए। समझ में आया? लिख लीजिए दोनों पॉइंट। क्या बोला इसमें चौथे वाले पॉइंट में कि एनर्जी कब एमिट होगी? जब हायर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल E1 में जंप करेगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। आगे बात समझो। और कितनी निकलेगी? अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, if the emitted radiation have frequency, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? जो रेडिएशन निकल रही है वो क्या है? लाइट ही तो है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? hν होगी। और एनर्जी वो hν होगी किसके इक्वल? तो चेंज इन एनर्जी के इक्वल E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hν। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर वो रेडिएशन जो निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? hν होगा, E2 माइनस E1। जो हायर एनर्जी लेवल है और लोअर एनर्जी लेवल दोनों का डिफरेंस कितना होगा? hν। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, बाकी हम लोग इसमें चल पड़ेंगे।